आज की मेरी जो ये एजुकेशनल वीडियो है दिस इज ऑल अबाउट सिविल ट्रायल्स। एक तरफ से स्टार्ट करवाते हैं जी, ऑर्डर वन ये कहता है, ऑर्डर टू ये कहता है। हाउएवर प्रैक्टिकल एक्सपोजर में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं बताया जाता कि प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे गवर्न होती हैं। सीपीसी का क्या रोल है सिविल ट्रायल में? देर आर एक्चुअली 3 स्टेजेस ऑफ सिविल ट्रायल। ड्राफ्टिंग आपने कैसे करनी है, किन किन एस्पेक्ट को हमने कवर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपने डिटरमिन करना है अगेंस्ट हुम यू आर एक्चुअली गोइंग टू फाइल ए सूट। अगर एक प्रॉपर्टी 2 जुरिस्डिक्शन में आती है तो देन क्या उसके ऊपर हमारा स्टैंस होगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असदुल्ला हाशमी। आज हमारी जो ये एजुकेशनल वीडियो है दिस इज़ ऑल अबाउट सिविल ट्रायल्स। नॉर्मली बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट है कि बहुत सारे यंग लॉयर्स से भी मैंने सुना कि वो ये कहते हैं जी, वो देखें जी सिविल ट्रायल बहुत मुश्किल होता है, यू कांट इवन कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट। जी बहुत मुश्किल है। हाँ जी, हम तो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल केसेस की, या कॉर्पोरेट की तरफ चले जाते हैं, कंपनीज वगैरह रजिस्ट्रेशन की तरफ। हाउएवर मेरा ये बिलीव है कि अगर आप जो मेथड अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करें तो यू पीपल कैन बी द एक्सपर्ट ऑफ द सिविल ट्रायल्स। देखें, सिविल ट्रायल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बजाय इसके कि बाकी जितने भी लोग जैसे टीचर्स भी हमारी, अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी जितनी एजुकेशन है, लीगल एजुकेशन है, उसमें किसी भी बुक को सेक्शन 1 से स्टार्ट करवाते हैं और एंड तक जो है वो ले जाते हैं। या ऑर्डर्स हैं सीपीसी के, तो उनके अंदर जिस तरह से एक तरफ से स्टार्ट करवाते हैं जी, ऑर्डर 1 ये कहता है, ऑर्डर 2 ये कहता है। हाउएवर प्रैक्टिकल एक्सपोजर में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं बताया जाता कि प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे गवर्न होती हैं। तो आज की मेरी जो ये एजुकेशनल वीडियो है दिस इज ऑल अबाउट सिविल ट्रायल्स और इम्पोर्टेंस ऑफ दैट ट्रायल क्या है। इसमें हम डिफरेंट लॉज को कनेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सीपीसी का क्या रोल है सिविल ट्रायल में। उसके अलावा एविडेंस या सपोर्टिव जो लॉज हैं, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, या कस्टम्स स्टैम्प एक्ट है फॉर एग्जांपल, या कोर्ट फीस एक्ट है, या इसके अलावा जितने भी सब्स्टिट्यूटेड एक्ट्स हैं जो कि पर्टिकुलरली सिविल ट्रायल में जो है वो असिस्ट करते हैं उसको गवर्न करने के लिए। तो अब हम इसको अगर डिवाइड करें, देर आर एक्चुअली 3 स्टेजेस ऑफ सिविल ट्रायल, जिसमें मैंने पर्सनली इसको जो है वो डिवाइड किया 3 स्टेजेस में। नंबर 1 ये है प्री ट्रायल स्टेज, और नंबर 2 है अंडर ट्रायल स्टेज, यानी ड्यूरिंग ट्रायल क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो अप होते हैं। उसके अलावा आफ्टर ट्रायल। अब जो प्री ट्रायल स्टेज है उसमें हम लीगल बैकिंग के साथ जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ये होता है, सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, आपने सबसे पहले उसकी जो है वो जो भी ग्रीवेंसेस हैं या डिस्प्यूट है उसको आपने सुनना है। देन यू हैव टू ड्राफ्ट ए सूट। अब ड्राफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ड्राफ्टिंग आपने कैसे करनी है, किन किन एस्पेक्ट को हमने कवर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं प्री ट्रायल स्टेज में जो आती हैं। अब प्री ट्रायल स्टेज की पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में सबसे पहले अगर आप देखें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, पार्टीज टू द सूट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपने डिटरमिन करना है अगेंस्ट हुम यू आर एक्चुअली गोइंग टू फाइल ए सूट। फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट आपने चूज करने हैं कि जिससे आपका राइट जो है वो क्लेम किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा किसी ने राइट डिनाई किया है, टाइटल डिनाई किया है, तो उसके लिए नॉर्मली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 42 और 43 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1877, उसमें आप सूट फॉर डिक्लेरेशन के लिए जाते हैं। जब कभी किसी शख्स का टाइटल डिनाई होगा तो वो सूट फॉर डिक्लेरेशन में जाएगा, लेकिन उसके लिए कंसिक्वेंशियल रिलीफ में आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मांग सकते हैं। सिविल प्रोसीजर में ऑर्डर 39 रूल 1-2 में आप सिविल प्रोसीजर पे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए चले जाते हैं कंसिक्वेंशियल रिलीफ में, या साथ उसके फॉर एग्जांपल अगर आपको
कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है इंटरलोक्टरी ऑर्डर्स में, वो साइड बाय साइड चलती रहती है। हम अभी आज जो मेन फोकस है वो सिविल ट्रायल पे है। अब उसमें होता क्या है, सबसे पहले आप पार्टीज चूज करेंगे, उसको लीगल बैकिंग कौन देता है? ऑर्डर 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ऑर्डर 1 क्या कहता है? पार्टीज टू द सूट कौन कौन एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकता है, कौन कौन एज ए डिफेंडेंट ज्वाइन कर सकता है, कैसे कैसे आप चीज़ों को जो है वो टेकअप कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई फॉर एग्जांपल गलत पार्टी जो है वो आपके सूट में जो है वो अटैच कर दी गई, या आपने गलत पार्टी लिख दी, उसको रिमूव करने के लिए, यानी स्ट्रक डाउन करने के लिए, या फॉर एग्जांपल कोई भी उसको जो है वो एड अप करना चाहते हैं किसी नेसेसरी पार्टी को जो मिस हो गई थी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द सूट, तो आप ऑर्डर 1 रूल 10 की जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका। तो अब हम मेन ट्रायल पे आते हैं। सबसे पहले पार्टीज टू द सूट, ऑर्डर 1 कहता है पार्टीज टू द सूट, पार्टीज आपने डिफाइन कर ली। सेकंड नंबर पे आता है फॉर एग्जांपल, जब पार्टीज डिफाइन कर ली आपने, उसके बाद आपके पास आता है सूट फ्रेम करना है आपने। जब सूट फ्रेम करना है, उसमें आपने प्री ट्रायल स्टेज में सूट फ्रेम करना है। उस सूट फ्रेम करने में किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें आप ये देखें, ऑर्डर 7 जो है उसका रूल 1 प्रोवाइड करता है कि जी, जो आप ड्राफ्ट कर रहे हैं उस ड्राफ्ट में आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें पर्टिकुलर्स उसके रूल 1 में प्रोवाइडेड हैं। जैसे उसमें फॉर एग्जांपल आपने सबसे टॉप पे कोर्ट का नेम होगा, फिर उसके बाद पार्टीज का नेम होगा, प्लेंटिफ का उसका एड्रेस, फुल डिस्क्रिप्शन होगी, फिर उसके बाद डिफेंडेंट की फुल डिस्क्रिप्शन होगी, अगर माइनर है टू दैट एक्सटेंट जो है वो उसकी असर्शन होगी उसके बारे में कि माइनर थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड कर रहा है फाइल या जो भी वट एवर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, कॉज ऑफ एक्शन होगा, उसके बाद जो है वो सूट वैल्यूएशन होगी। ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं प्लेंट के बारे में ऑर्डर 7 में। इफ यू आर डिफेंडेंट, आप डिफेंस तैयार कर रहे हैं, तो देन यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस व्हिच हैज बीन गिवन इन ऑर्डर 8 जो है सीपीसी का। अब ये प्री ट्रायल स्टेज में जब ये चीजें डिटरमिन हो गई, अब ड्राफ्टिंग में आपने किन किन लीगल चीजों का ख्याल रखना है, वो ऑर्डर 6 बताता है, जो कि स्पेसिफिकली डील्स विद प्लीडिंग्स। कि जो भी आप ड्राफ्ट करें, चाहे हाई कोर्ट की प्लीडिंग है, चाहे फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट की है, कोई भी केस आप ड्राफ्ट करने जा रहे हैं, उस प्लीडिंग में आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसमें चंद इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं आपको, फॉर एग्जांपल आपने उसके अंदर मटेरियल फैक्ट्स को यूटिलाइज करना है, ब्रीफ लिखना है, एविडेंसेस उसमें आपने शो नहीं करने। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई आपका पर्टिकुलर कोई क्लेम बनता है वो आपने लिखना है, प्लीडिंग मस्ट बी साइंड बाय द पार्टीज होनी चाहिए। उसमें पावर ऑफ अटर्नी आपने कैसे साइन करना है, उसके अंदर जो है वो लीगल हेयर्स का क्या रोल होगा। फॉर एग्जांपल जिससे क्लेम करना है उसके बारे में आपने कंप्लीट जो है वो क्लेम लिखना है। अगर कोई क्लेम में फॉर एग्जांपल एक जनरल प्रिंसिपल है सिविल लॉ का कि अगर आपने कोई भी रिलीफ क्लेम करना है, उस रिलीफ में आपने एज ए होल हर चीज मांगनी है। फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद के आपके 6 प्लॉट्स आपका राइट बनता है, आप ये नहीं कर सकते कि आप 6 में से 4 पहले मांग लें, फिर नेक्स्ट आप केस फाइल करें और दोबारा जो रिमेनिंग 2 हैं वो आप दोबारा से अलग से फाइल करें, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू फाइल ए फुल फ्लेज सूट, और उसमें आपने कंप्लीट रिलीफ जो जो आपका बनता है आपने वो मांगना है। अगर आप नहीं मांग रहे, तो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड एज वेव्ड, जो भी के जी आपने खुद डेलिबरेटली वेव आउट किया है। तो लिहाजा सिविल कोड में जो प्री ट्रायल स्टेज है, अगर हम इसको कंक्लूड करें चीज़ों को, प्री ट्रायल स्टेज को, नंबर 1 ड्राफ्टिंग, आपने सबसे पहले ड्राफ्टिंग स्टार्ट की, उनमें जो रूल्स फॉलो करने हैं हमने ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 6 तक। 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर 7, इफ यू आर ए प्लेंटिफ पर्टिकुलरली, तो देन आपने जो है वो एज ए प्लेंटिफ जो जो मामलात हैं वो सारे के सारे आपने ऑर्डर 7 के जो है वो टेकअप करने हैं। जो ऑर्डर 6 की प्लीडिंग प्रोवाइडेड है, वो प्लीडिंग जनरली है, व्हाटएवर एट एनी फोरम, आप जहां पे भी हैं आपने उस प्लीडिंग का जो रूल्स हैं वो सारे फॉलो अप करने हैं सिविल केसेस में। ये हो गई आपकी प्री ट्रायल स्टेज। जो ही आपने सूट फाइल किया, उसके बाद ऑर्डर 5 इन एक्सरसाइज आ जाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 5 क्या कहता है, समन्स आपने कैसे करने हैं, लीगल बैकिंग आपको प्रोवाइडेड है।
अब जो ही सूट फाइल हुआ कोर्ट में, तो ऑर्डर 4 के अकॉर्डिंगली जब सूट इंस्टीट्यूट होता है तो उसमें कैटेगोरिकली प्रोवाइडेड है रूल 2 ऑफ ऑर्डर 4 कि जी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जब आपने करना है दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड। वो आप जाके जैसे प्रैक्टिकली अगर आप हम देखें सीनियर सिविल अगर सिविल कोर्ट में जा रहा है तो आपने सीनियर सिविल जज के पास जो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है उसके पास सूट फाइल करना है। वो फिर आगे जिसको भी मार्क करे उसमें क्या होता है मिनिस्टीरियल ऑफिसर होता है, वो उसको रजिस्टर करता है और रजिस्टर करने के बाद आपको प्रॉपर नंबर अलॉट करता है और उसके बाद आपको ही इन्फॉर्म करता है कि फलां कोर्ट में आप जो हैं वो चले जाएं, वहां पे आपका केस फॉरवर्डेड है। अब उसके अलावा ये वो प्री ट्रायल स्टेजेस हैं। जो ही आपने सूट फाइल किया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आपने समन करने हैं समन्स, और आपने जिसको तलबाना नॉर्मली जो आप कोर्ट में जमा कराएं वो कोर्ट के थ्रू समन इशू करता है नोटिस। आपको प्राइवेटली भी कहा जाता है कि आप अगली पार्टी को जो है वो इन्फॉर्म करें। जब वो ऑर्डर 5 बताता है उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं समन्स के, जैसे आप थ्रू नोटिस भेजते हैं, थ्रू टीसीएस कोरियर या सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज जो कि उस ऑर्डर 5 में प्रोवाइडेड है कि आपने अगर फॉरेन में एग्जीक्यूशन करानी है नोटिस की को कैसे होगा, पूरा प्रोसेस हैज बीन लेड डाउन इन ऑर्डर 5। जब समन्स हो गए दूसरी पार्टी को मिल गए, उस पार्टी को मिलने के बाद उन्होंने अपना डिफेंस यहाँ पे सबमिट, सबसे पहले पार्टीज अपीयर होंगी। वो ऑर्डर 9 बताता है कि जब पार्टीज अपीयर होंगी तब क्या होगा। अगर दूसरी पार्टी को नोटिस जो है वो ड्यूली सर्व हो गए एज पर लॉ, कंप्लीट उसकी रिपोर्ट भी आ गई कि जी सर्व्ड है, वो डेलिबरेटली अवॉइड करता है तो देन उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है। और अगर वो फॉर एग्जांपल अपीयर होता है और अपीयर होने के बाद अपना डिफेंस विद इन 30 डेज जो है वो सबमिट करा देता है, तो जून और वो ऑर्डर 8 के अकॉर्डिंगली और ऑर्डर 6 के अकॉर्डिंगली अपनी प्लीडिंग ड्राफ्ट करता है और उसके बाद वो फिर ला के कोर्ट में सबमिट करवाता है। वो खुद भी पेश हो सकता है इन पर्सन और थ्रू काउंसिल भी हो सकता है। तो वो दोनों जब सबमिट हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाता है कि जब अपीयर हो गए, अगर कोर्ट को लगा कि जी लोग समझते हैं जी इतनी जल्दी केस कैसे खत्म हो सकता है। देखिए सिविल केस भी क्रिमिनल केस की तरह जल्दी वाइंड अप हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग लीगल बैकिंग्स के बारे में नहीं जानते क्योंकि हमारे लॉ में एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बीइंग ए लॉयर आई बिलीव कि आपको इस प्रोसीजर लीगल प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अपने क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकते किसी भी बात पे, तो आप जज को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? देखिए, इसलिए मेरा बिलीव ये है कि लॉयर मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दी लीगल एस्पेक्ट्स, क्योंकि देखें लेमैन जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो लेमैन होते हैं। हमारा यानी केसेस में मैक्सिमम विनिंग का मतलब मैं इसको क्रेडिट इसको देता हूँ कि ये जो हमारी टीम उसको प्रॉपर तरीके से केस तैयार करती है। एक-एक जो लीगल चीज़ है, लीगल एस्पेक्ट हैं ड्राफ्टिंग के वो फुलफिल हों, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो विन कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि जो प्रोसेस है उसको आप अच्छे तरीके से अगर चलाएँ तो आपका केस जल्दी वाइंड अप हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, कॉर्पोरेट हो, व्हाटएवर कोई भी हो। कम टू द पॉइंट, अब मैं ये कहता हूँ कि जब पार्टीज़ अपीयर होगी ऑर्डर 9 में, उसके बाद उन्होंने अपना डिफेंस सबमिट करवाना है। जब वो डिफेंस सबमिट करवा देंगे अपना, उसके बाद क्या होगा कि कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर 14 के अकॉर्डिंगली इश्यूज फ्रेम करेगी। जो भी दोनों पार्टीज के डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं उनको इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे। इश्यूज फ्रेम करने के बाद बहुत नॉर्मली बहुत सारे लॉयर्स को, इवन यंग लॉयर्स को, मतलब इवन सीनियर लॉयर्स को भी कुछ चीज़ों में इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि देखें जो इश्यूज फ्रेम हुए हैं, हर इशू के सामने लिखा जाता है ओपीपी और ओपीडी। उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जो कि क्यूएसओ प्रोवाइड करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। तो एक प्रिंसिपल आप याद रख लें, द पर्सन हु असर्ट ही हैज टू प्रूव। ये एक जनरल प्रिंसिपल याद रखें। और इसकी एक्सेप्शन ये है, अनलेस द पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, तो देन उसके लिए उसको प्रूव करना है, अदरवाइज जो असर्ट करता है उसी को प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मुझे ही प्रूव करना है कि मेरी ये प्रॉपर्टी कैसे है। अगर मैं ये कहता हूँ फलां शख्स ने जो है वो इतने पैसे या इतने का मुझे नुकसान पहुँचाया या इतने पैसे लेके मेरे साथ धोखा किया या कॉन्ट्रैक्ट वायोलेट किया या कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि मैं असर्ट कर रहा हूँ कि उसने ऐसा किया है,
तो देन मुझ पे ही बर्डन ऑफ प्रूफ है कि मैंने उसको प्रूव करना है। तो जिन इश्यूज पे ओपीपी लिखा होता है उसमें प्लेंटिफ ने प्रूव करना होता है, सिर्फ उसकी बेस पे उसको प्रूव करने के लिए एविडेंसेस जमा होने चाहिए हमारी तरफ से, जो भी चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ओरल एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है, जो भी वट है, उसकी सपोर्ट में हमने जो है वो प्रोवाइड करने हैं। और जो ओपीडी है उस पे डिफेंस के ऊपर जो है वो डिफेंडेंट जो होता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसने वो पॉइंट प्रूव करने हैं। यहाँ पे होता क्या है, बस जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सबमिट करा दिए जाते हैं और बाद में उनको पता नहीं होता कि किस चीज़ की प्रूव करने के लिए हमने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, उसकी वजह से काफ़ी लैकिंग होती है। कम टू द ट्रायल। अब ऐसा है कि जो ही इश्यूज फ्रेम हुए, इश्यूज फ्रेम होने के बाद एविडेंस स्टेज आ जाती है। दैट इज द मोमेंट जब आपकी जो क्यूएसओ है, कानून शहादत ऑर्डर 1984, जो एविडेंस एक्ट है, एक्चुअल पहले एविडेंस एक्ट होता था, अब क्यूएसओ है, वो फौरी तौर पे एक्टिव हो जाती है कि कौन शख्स विटनेस, फॉर एग्जांपल उसका आर्टिकल 3 और 17 कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के बारे में, कि जी कौन जो है वो विटनेस कॉम्पिटेंट है, कौन एविडेंस करा सकता है, कौन एविडेंस दे सकता है, कौन एज ए विटनेस अपीयर हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कितने नंबर ऑफ विटनेस जो है वो ज़रूरी है, ये ऑल दैट जो है वो प्रोवाइडेड है। अब कहने और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, वो 117 से लेके ऑनवर्ड 130 तक जो है वो प्रोवाइडेड है, 129 तक क्यूएसओ में ही आर्टिकल, कि जी कौन किस किस शख्स पे कब कब बर्डन ऑफ प्रूफ होगा और कैसे कैसे कौन कौन से चीज़ें जो है वो रेलिवेंट हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्यूएसओ आपको बताती है कि एविडेंस आपने देना क्या है, क्या क्या चीज़ एडमिटेड है, एडमिसिबल है, कैसे कैसे आपने चीज़ों को प्रूव करना है। ये इश्यूज फ्रेम होने के बाद की स्टेज है। अब इश्यूज फ्रेम होने के बाद जब आपने एविडेंस दिया, सबसे पहला राइट ऑफ ओपनिंग होता है प्लेंटिफ का। उसमें प्लेंटिफ ने अपनी तरफ से एविडेंसेस सबमिट कराने होते हैं। जब उसकी एविडेंस क्लोज हो जाए, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी का राइट आ जाता है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करने, बिकॉज द मेन पर्पस बिहाइंड दैट प्रोसेस इज टू एक्सट्रैक्ट ट्रूथ। तो जो आपने एविडेंसेस सबमिट कराए बीइंग ए प्लेंटिफ, तो दूसरी पार्टी का उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट होता है ताकि वो उसमें डेंट क्रिएट कर सके। और जब आपने फॉर एग्जांपल एविडेंस हो गई, आपके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद फिर डिफेंस ने अपने स्टैंस के ऊपर जो है वो जिनका बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे था, उसके ऊपर वो एविडेंस सबमिट कराएंगे। और उस एविडेंस सबमिट करवाने के दौरान जो है वो फिर जब उसको क्लोज करा लेंगे, उसके बाद पहली जो पार्टी है प्लेंटिफ, वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा। और ये कैसे होता है, ये जो 130 ऑफ क्यूएसओ से आर्टिकल 131, 2 एंड 3, इनके अकॉर्डिंगली जो है वो ये डील किया जाता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन, हाउ इट गवर्न, और ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली होती हैं। तो जब ये ट्रायल आपका यहाँ पे पहुँच जाता है, फिर फाइनल कंक्लूडिंग आर्गुमेंट्स होते हैं। दोनों तरफ से एविडेंस हो गई, क्रॉस एग्जामिन हो गया, फाइनल डेट जो है वो कोर्ट डिटरमिन कर देती है फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए। जब फाइनल आर्गुमेंट्स हो जाते हैं और उसके बाद फिर कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करती है, जो कि ऑर्डर 20 सीपीसी के अकॉर्डिंगली जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस करती है कोई एक डे। जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाती है, अब जब जजमेंट आ गई, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे लैग करते हैं। अगर जो जिस दिन से इंस्टीट्यूट हुआ सूट, वहां से लेके फाइनल जजमेंट आने तक जो बीच में इंटरलोक्टरी ऑर्डर्स होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल जैसे कोई डिमार्केशन की बात थी, या फॉर एग्जांपल कोई कमीशन अपॉइंटमेंट करनी थी कमीशन की, या फॉर एग्जांपल कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था, कोई टेम्पररी इंजंक्शन था, या कोई भी इंटरलोक्टरी ऑर्डर ड्यूरिंग प्रोसेस। अगर फैमिली केस है तो फॉर एग्जांपल इंटरम कस्टडी की बात है। अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है तो कोई फॉर एग्जांपल स्टे ऑर्डर था किसी प्रॉपर्टी पे। अगर इंटरलोक्टरी ऑर्डर्स के ऊपर आपको कोई ऑर्डर आपके अगेंस्ट आया, तो उस ऑर्डर के ऊपर जो अपील में आपने जाना, जैसे 104 और ऑर्डर 43 ऑफ सीपीसी रीड विद ऑर्डर 43, उसमें बताया गया, लिस्ट प्रोवाइडेड है कि उन ऑर्डर्स जो इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स हैं उनके अगेंस्ट अपील जा सकती है ऊपर हायर फोरम। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि जो ही ये मामला हो तो आपने उसी वक्त विद इन टाइम आपने, अगर उनको असेल नहीं किया, तो आप फाइनल जजमेंट के बाद उसको असेल नहीं कर सकते। तो लिहाजा वो बार हो जाता है, वो सेक्शन 97 ऑफ सीपीसी की जो लीगल बैकिंग है वो उसको हिट कर जाती है, तो आप उसको असेल फिर नहीं कर सकते।
तो लिहाजा इस चीज़ का आपने बीइंग ए प्रैक्टिसिंग लॉयर इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि जिस दिन सूट फाइल हुआ वहाँ से लेके फाइनल जजमेंट आने तक बीच में जितने इंटरलोक्टरी ऑर्डर्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्डर्स की अपील या उनको चैलेंज करना, जिनकी अपील 104 में प्रोवाइडेड नहीं है, आप उसमें रिवीजन में जा सकते हैं, उसमें रिट जुरिसडिक्शन में जा सकते हैं। रिट जुरिसडिक्शन के लिए एक पैमाना आप याद रखें कि अगर आपके पास स्पेसिफिकली कोई एफिकेशियस या कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ओनली देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स रिट जुरिसडिक्शन, जो कि हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। तो लिहाजा ट्रायल की तरफ हम आते हैं, जब आपने जजमेंट हो गई फाइनल, अब उसके बाद दूसरी पार्टी का जिसके खिलाफ जजमेंट आपने ली, उसका राइट आ जाता है अपील का। तो जो कि सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी रीड विद ऑर्डर 41 में उनके पास राइट आ जाता है अपील का, जो कि फर्स्ट अपील होती है, जिसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। तो अपील इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम लिटिगेशन, ये कोई अलग से सूट नहीं होता, लेकिन अपील सेम इसी केस को जो है वो लेके जाना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं इंपॉर्टेंट जो है वो, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस डील किए जिनमें ट्रायल की स्टेज पे केसेस की मत जो है वो मारी गई होती है, उसमें बहुत सारी चीजों में लैकिंग होती है। आप लोग बीइंग ए लॉयर और बीइंग ए लेमैन जिनके साथ ये मामलात जो आजकल फील कर रहे हैं कि जी ट्रायल, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन होते हैं कि जी सिविल कोर्ट में जाने से बेहतर है जी वो मामलात हम कैसे करें जी, इतने साल लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, अगर केस को प्रॉपर तरीके से चलाया जाए और प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट किया जाए, एक एक लीगल एस्पेक्ट को देके, वो हो ही नहीं सकता कि केस आप विन ना करें। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जितनी मेरा अभी तक करियर हुआ है, हमारी अपनी लॉ फर्म है, और मतलब इन सारी सिचुएशंस में हमने देखा है कि ये जो हम केसेस विन करते हैं, उनमें क्या वजह है कि हम लोग इतने मैक्सिमम केसेस को विन करते हैं। वो वजह ये है कि हम लोग डे वन से डे एंड यानी फाइनल जजमेंट तक की कंप्लीट प्रिपरेशन करके हम सूट फाइल करते हैं। तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने सबसे पहले बीइंग ए लॉयर इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आपने सबसे पहले जो ड्राफ्टिंग है उसमें कोई लैकुना नहीं छोड़ना, एक इंपॉर्टेंट चीज ये। दूसरा ये कि बहुत सारे केसेस टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट हो जाते हैं, आपने उनसे भी बचना है। तो ये जितना मैंने प्रोसीजर आपको ट्रायल का बताया है, इनमें ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं, हालांकि आप रोजमर्रा रेगुलर केसेस में ये ऑब्जर्व की जाती हैं, लेकिन इन चीजों को लीगल बैकिंग आपको पता होना चाहिए। जब आपको लॉ के बारे में पता है, प्रेसिडेंट्स के बारे में पता है, हर चीज का जब आप चीजों का जायजा ले सकते हैं और आपको आइडिया है, तो आप जजेस के क्वेश्चंस के आंसर्स भी बड़े बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। आप केसेस की प्रिपरेशन भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। आप उसको विन भी आसानी से कर लेते हो। तो इसलिए ये जो ड्राफ्टिंग्स हैं, ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ड्राफ्टिंग्स पे जोर दें। अब जब जजमेंट आ गई फाइनल, उसके बाद अगर आप विद इन 30 डेज उसके ऊपर अपील, सेक्शन 96 और रेड विद ऑर्डर 41। एक और चीज लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होती है, जो सेक्शंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि जी आपके पास पावर क्या है। यानी फॉर एग्जांपल, जैसे सेक्शन 96 कहता है आप अपील कर सकते हैं ओरिजिनल डिक्री से, और ऑर्डर 41 जो ऑर्डर्स हैं वो ये कहते हैं उसमें आपने करना क्या-क्या है, आपने किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं ऑर्डर्स में, प्रोसीजर जो डिटेल में है वो प्रोवाइडेड है। तो अब अपील चलेगी, जो ही अपील गई उसके बाद आपने आगे फर्दर जो है वो सेकंड अपील का भी ऑप्शन होता है, सारे यानी प्रॉपर प्रोसेस है। वो हम डिटेल में एक अलग से, ये अभी जो बताने का मकसद ये है कि ये सारा ट्रायल है, एक्चुअल सिविल ट्रायल, जिस पे पाकिस्तान का हर सिविल ट्रायल इन सारे प्रोसेस से गुजरता है, जो कि ना चाहते हुए या फॉर एग्जांपल कुछ भी हो, आपने अगर आपको पता है लीगल बैकिंग का या नहीं, यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस। तो लिहाजा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिन लॉयर्स को इस पूरे प्रोसेस का पता होता है, वो चीज़ों को टैकल भी आसानी से कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम किस तरह से इसको टेक अप करके जो है वो वे फॉरवर्ड जो है वो जो है वो बना सकते हैं। तो अब हम इसको सम अप करते हैं। ये सिविल ट्रायल 3 स्टेजेस पे डिटरमिन करता है। नंबर 1, प्री ट्रायल स्टेज। प्री ट्रायल में क्या होता है, ड्राफ्टिंग हो गई, उसके अंदर जुरिसडिक्शन डिटर्मिनेशन हो गई, और उसके अलावा जिसमें पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है, उसमें फॉर एग्जांपल
टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जैसे सेक्शन 15 टू 20 सीपीसी बताता है जुरिसडिक्शन के बारे में कि कैसे-कैसे जुरिसडिक्शन, वो भी एक अलग से हमने हमारा जो है वो इसके ऊपर एक लेक्चर होगा जुरिसडिक्शन पे कि कैसे डिटरमिन होती है, अगर एक प्रॉपर्टी 2 जुरिसडिक्शन में आती है तो देन क्या उसके ऊपर हमारा स्टैंस होगा, लीगल बैकिंग क्या होगी, अगर उनकी जुरिसडिक्शन अनसर्टेन है, देन हमारी लीगल बैकिंग क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से दूसरे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में हमने ट्रांसफ़र करवाना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, ये एक-एक चीज़ अलग से होती है। लेकिन ये जो आज का जो हमारा ये टॉपिक है सोलली सिविल ट्रायल के ऊपर। देखिए ये कोर है, ये मेन तना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद बाकी सब्स्टिट्यूटेड जो एक्ट्स हैं या जो सब्स्टिट्यूटेड वेज़ हैं, वो हम इन डिटेल बाद में जो है वो इंशाल्लाह इसको यूटिलाइज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।